हेलो बच्चों, और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 और जो कि है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बोले तो यानी विकास। जी हाँ, मैं उसी विकास की बात कर रहा हूँ जिस विकास की बात हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारी इकोनॉमिक्स में क्या होता है विकास, और विकास किसको कह सकते हैं, विकास कैसे आता है, विकास कैसे जाता है किसी कंट्री में, है ना। तो इन सबको हम जानेंगे अपने इस इकोनॉमिक्स की चैप्टर डेवलपमेंट में। तो बच्चों देखिए, अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, क्लास 10th में इस वक्त पढ़ रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए भाई डेवलपमेंट क्या होगा, विकास क्या होगा, तो आप इसका क्या जवाब देने वाले हैं। तो मैं अगर गैस करूं तो शायद आप बोलेंगे सर अगर मुझे आईफोन मिल जाए और अगर मेरी मनपसंद मेरे को बाइक मिल जाए, है ना, KTM वगैरह, या फिर उससे भी कोई बड़ी बाइक, है ना। इसके अलावा अगर आप फरारी, लैम्बो, BMW अगर चाह रहे होंगे तो वो भी हो सकता है, राइट। या तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार मुझे एक ऐसा स्कूल मिल जाए जहाँ पे हाई फाई सारी फैसिलिटीज हो, है ना, और आपको स्पोर्ट्स के लिए सारी इक्विपमेंट्स मिल जाए, और अगर आप गेमिंग करते हैं तो पता चला आपको जो है टॉप गेमिंग गैजेट्स मिल जाए। तो राइट, तो ये आपके लिए विकास हो गया। अच्छा, अगर मैं ऐसे किसी से पूछूं कि बच्चों किसान के लिए क्या विकास होगा, एक फार्मर जो कि गांव में रहता है, तो विकास जो फार्मर के लिए होगा वो कह रहेगा होगा कि भाई मुझे एक बढ़िया सा बड़ा जमीन मिल जाए, उसमें खेती करने के लिए मुझे ट्रैक्टर मिल जाए, है ना, और खेती करने के मतलब उसको सारे संसाधन मिल जाए जिससे वो अपने प्रोडक्शन बढ़ा सके, और जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये उसके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। और ऐसे अगर मैं पूछूं कि भाई एक अमीर आदमी के लिए, अमीर आदमी जैसे कि चलो सपोज मान लो कि भाई जिसकी जो है महीने की इनकम लगभग 25-30 लाख रुपए होती है, राइट, वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है या फिर कोई भी फ्रीलांसिंग का काम कर रहा होगा। उसके लिए विकास क्या होगा, वो ये सोचेगा कि भाई अगर मैं आज 25-30 लाख रुपए कमा रहा हूं तो आने वाले टाइम पे 1 करोड़ रुपया हो जाए, राइट, या फिर इससे कहीं और ज्यादा। अगर वो एक किसी फ्लैट में रहता है तो वो सोचेगा कि मैं किसी बंगलो वगैरह में रहने लग जाऊं, राइट, और वो किसी महंगी सिटी में अपना घर खरीदने की सोचेगा, राइट। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा कहने का मतलब अगर आप देखें, एक अमीर आदमी, एक स्टूडेंट, एक फार्मर, हर एक व्यक्ति से जब आप ये बात पूछेंगे कि विकास क्या होता है तो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से विकास या डेवलपमेंट की बात करेगा, राइट। तो बच्चों देखिए, यही मैंने आपको यहाँ स्लाइड में समझाया हुआ है कि डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स फॉर डिफरेंट पीपल, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर कोई लैंडलेस लेबर है तो मैंने वही बात आपको यहाँ पे समझाई हुई है कि भाई उसके लिए ज्यादा दिन का काम मिल जाए, उसके लिए बेटर वेजेस मिल जाए, राइट। फिर उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी मिल जाए, उसके समाज में उसके इज्जत के नजर से जो है नजर से देखा जाए, उसकी इनकम अच्छी हो जाए, है ना। ऐसे ही कोई अगर रिच पर्सन है तो देखिए वहीं पे उसके हायर फैमिली इनकम हो जाए, उसकी बेटर एजुकेशन उसके बच्चों को मिल जाए, है ना। फिर उसके बाद टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और ज्यादातर आप लोगों ने देखा ही होगा कि सारे NRI भाई जब ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, विदेश, है ना। तो कहने का मतलब लोगों ने ये समझा, डेवलपमेंट के मायने हर एक इंसान के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं कि भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, एक अगर किसी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कहलाएगा। तो जो हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन कहते हैं, मैं आपको वो एक बार बताना चाहूँगा। जैसे कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इज प्रोसेस बाय द विच इकोनॉमिक वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ नेशन, रिलीजन, लोकल कम्युनिटी और इंडिविजुअल आर इम्प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द टारगेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब बच्चों, इस सिंपल जो डेफिनेशन लिखी हुई इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी नेशन ने, किसी स्टेट ने कोई अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया, कोई एक गोल बनाया कि भाई मुझे अपने स्टेट में, अपने नेशन में एजुकेशन अच्छी करनी है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी करनी है, लोगों को अच्छी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है ना, और किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए समाज में। तो अगर इस तरह का कोई नेशन अपना गोल सेट करता है तो आप उसको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ।
अच्छा, तो क्या होता है कि जब हम लोग डेवलपमेंट को मेजर करते हैं तो वो मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये जज कर पाते हैं कि भाई हमारा जो नेशन का डेवलपमेंट है वो किस लेवल से हो रहा है, उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अब हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले आता है नेशनल इनकम। जी हाँ बच्चों, मतलब देश की इनकम कैसे होती है। अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि आपका जो है ना ये 3 सेक्टर्स होती है इकोनॉमी की, राइट, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और आप लोगों ने याद होगा अगर आपको, तो वो था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, राइट। प्राइमरी में जैसे आपको पता होगा कि भाई जो खेती का काम होता है, एग्रीकल्चर जो रिलेटेड काम होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, जो आपका मेनली मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। टर्शरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर भी कहलाता है, जैसे आपके होटल्स हो गए या रेस्टोरेंट्स हो गए या कोई भी टेली ऑपरेटर कम्युनिकेशन कंपनीज हो गई, वो सब बेसिकली आपसे जो पैसा ले रही हैं और आप उसके बदले में सर्विसेज दे रही हैं, तो वो आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। तो बच्चों बहुत सिंपल सा है कि भैया तीनों सेक्टर्स की आप जो प्रोडक्शन हो रही है, उसको प्रोडक्शन होने के बाद जो आप उससे इनकम गेन कर रहे हैं, उन सबको अगर आप ऐड कर देंगे, तीनों सेक्टर्स को आप ऐड कर दीजिए, तो आपका सिंपली आ जाएगा आपका ये नेशनल इनकम, तो जिसको आप जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब अगला क्या है बच्चों, फिर आता है हमारा एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का सिंपल सा मतलब है प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय, मींस द एवरेज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ कंट्री। ओके, तो ये क्या होता है, देखिए सिंपल से फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भाई पर कैपिटा इनकम अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो सपोज करिए कि आप इंडिया का जो है पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, टोटल इनकम ऑफ एरिया। सो बेसिकली पूरे इंडिया में आप लोगों की इनकम पता लगाएंगे कि ऑन एन एवरेज मतलब लगभग हर एक इंडिविजुअल कितना पैसा कमा रहा है, उन सब की इनकम को आप ऐड कर दीजिए और सिंपल टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए अभी 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, लगभग 130 करोड़, तो उनमें से एक एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी होगी, तो उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पे, अच्छा यही चीज़ है, मगर जो यहाँ पे एक बच्चों आपको जानने की ज़रूरत है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है ये कि इसकी ना एक लिमिटेशन है पर कैपिटा इनकम की, और वो पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशन क्या है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि एक कोई अमीर आदमी है, वो महीने के लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहा है, और एक कोई गरीब आदमी है, वो मान लीजिए महीने के मात्र बेचारा जो है 15,000 रुपये कमा रहा है या 10,000 रुपये कमा रहा हो, किसी मजदूर वर्ग का आदमी। अब क्या होगा, मान लीजिए कहीं जगह पे 2 लोग रहते हैं, अब मैं इन 2 लोगों को अगर ऐड कर दूं, एक अमीर को और एक गरीब को, ठीक है, जिसकी इनकम 1 लाख है और जिसकी इनकम 10,000 है, तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो पता चला कि वो 55,000 रुपये के आसपास आ रहा होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें ये पता चल रहा है कि अमीर भी 55,000 रुपये कमा रहा है और गरीब भी, तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा गलत संकेत दे सकता है हमें, इट विल इंडिकेट यू द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। सो दिस इज व्हाई वी कॉल इट कि भैया पर कैपिटा इनकम का लिमिटेशन होता है। अब जब लिमिटेशन होता है तो देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, पर कैपिटा इनकम तो आपने निकाल लिया, मगर इससे क्या आपको महंगाई के बारे में पता चला? नहीं। क्या इनकम डिस्पैरिटी के बारे में पता चला? नहीं। ठीक है, पॉवर्टी के बारे में पता चला? नहीं। उसकी वेल्थ के बारे में पता चला, सेविंग्स के बारे में पता चला? नहीं। आप सिर्फ इतना ही जान पाते हैं पर कैपिटा इनकम में कि उसकी इनकम कितनी है ऑन एन एवरेज। ठीक, तो एक ये इसका लिमिटेशन कहलाता है पर कैपिटा इनकम का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आता है इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? तो बच्चों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर किसी व्यक्ति का आपको विकास पता करना है
तो वो कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि उनकी जो है डेवलपमेंट कैसी हो रही है किसी कंट्री या किसी नेशन में। तो उसमें जो सबसे पहला चीज़ आता है आपका वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब बच्चों सिंपल, वो नवजात बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी जिसकी एज 1 डे से लेकर के 1 ईयर के बीच में रहती है, हम उसको इन्फेंट बोलते हैं। तो सिंपल क्या होता है कि भैया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहने का मतलब, अगर मान लीजिए किसी एक एरिया में 1000 बच्चे पैदा होते हैं और उन 1000 बच्चों में से अगर कुछ बच्चों की डेथ हो जाती है, तो जो हम इसका रेट निकालेंगे मल्टीप्लाई 100 करके, ठीक है। मान लीजिए कि भाई यहाँ पे अभी ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक। अगर आप इसको देखें 37 है, डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। अब जो इसका रेट आप निकालने वाले हैं वो आपका जो परसेंटेज निकल करके आएगा वो कहलाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो कहने का मतलब अगर ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है तो ये अच्छी बात नहीं है, अगर कम होता है तो ये अच्छी बात है कि भाई प्रत्येक 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं किसी एरिया में उनमें लोगों की डेथ रेट कम हुई है, ठीक है। तो वो होगा आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको डेटा दिया हुआ समझाने के लिए कि 2015 में इंडिया में 37 बच्चों की डेथ हो जाया करती थी, इन्फेंट बच्चों की आउट ऑफ 1000, मगर ये हल्के हल्के कम होता जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है इस पर बहुत अच्छे से काम कर रही है, लोगों को बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में आपके आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह होते हैं और अब तो 108 जैसी बहुत अच्छी एम्बुलेंस सेवा भी चल रही है ना। तो उसी का नतीजा है कि हम लोगों ने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है। फिर आता है आपका लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट का मतलब बच्चों एकदम सिंपल, कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि सरकार के हिसाब से वो व्यक्ति पढ़ा लिखा माना जाता है जो अपना नाम लिख सके, जो अपनी एक किसी भाषा में, उसके लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है, वो बोल सकता है, प्लस उस भाषा को वो पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता हो। अच्छा, अगर ऐसा वो कर पाता है तो वो बच्चा जो है या वो इंसान जो है वो लिटरेट कहलाएगा, ठीक। तो ये हमें पता चला कि सरकार किनको पढ़ा लिखा मानती है। ऐसा मत समझिएगा कि जिसके पास बीटेक की डिग्री होगी, एमए की डिग्री जो है डिग्री होगी, एमबीए किया होगा, जिसने पीएचडी किया होगा, बस वही पढ़ा लिखा माना जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लिख पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं किसी एक भाषा में, तो आपको पढ़ा लिखा माना जाएगा। तो उस हिसाब से जो हमारे भारत की लिटरेसी रेट है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो देखिए, ये आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये देखिए हमारा लिटरेसी रेट 1991 में 1951 में कितना था, ठीक है। अगर आप ये देखें कि टोटल की अगर बात करूँ, जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे, तो ये बढ़ करके अभी 74.4 हो चुका है, ठीक है। और ये लेटेस्ट डेटा है, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो मेल की लिटरेसी रेट है वो 82.4% है और फीमेल की 65.8% है। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए और सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि हम लिटरेसी रेट को 100% अचीव कर सकें। और जैसा कि बच्चों हम सब लोग जानते हैं, एक पढ़ा लिखा देश ही, एक पढ़ा लिखा समाज ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है और उसके लिए हम सबको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, नेट अटेंडेंस रेशो। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स की, वो आप एनसीईआरटी से ही रखिएगा क्योंकि आपके जितने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जितने आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो कहीं ना कहीं आपके उसी एनसीईआरटी टेक्स्ट पे ही बेस्ड होते हैं। और एनसीईआरटी बुक की सबसे खास बात मैं आपको बता दूँ, आप उसको एक बार पढ़ करके समझ जाएँ इतना आसान नहीं होता है। मतलब है बुक बहुत अच्छी और ईजी भी है, पर थोड़ा सा आपको बिटवीन द लाइंस भी पढ़ना पड़ता है। तो ज़रूर अपनी किताब ज़रूर पढ़ा करें आप लोग, ठीक है। बिना किताब पढ़े काम नहीं चलने वाला है कि भाई आपने इस सर का वीडियो देख लिया, उस सर का वीडियो देख लिया और सोचा कि मैं एग्जाम में टॉप कर जाऊंगा या मुझे समझ में आ जाएगा चैप्टर, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक कोई भी व्यक्ति खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, किताब लेके नहीं बैठेगा, बहुत मुश्किल है कि वो अच्छे से स्टडी कर पाए, यह कंसेप्ट को समझ पाए। चलिए, फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशो। इसमें बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे बताई हुई है,
भाई उस उम्र के बच्चे जो 6 से 10 साल के उम्र के हैं और जो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इन बच्चों की कैलकुलेशन आप करेंगे तो जैसे पूरे भारत में मान लीजिए जिनकी उम्र 6 से 10 साल के उम्र के बीच में है, अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो उसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे और उसको हम सिंपली कह देंगे कि ये नेट अटेंडेंस रेशो है। अब सरकार नेट अटेंडेंस रेशो क्यों जानना चाहती है, क्या पता करना चाहती है? तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, सरकार ये चाहती है कि जो बेसिक एजुकेशन है वो हर एक बच्चों को मिलना चाहिए। इसीलिए देखिए हमारे पूरे भारत में, पूरे इंडिया में आपके जो ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो चलाए जाते हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को शिक्षा दी जाती है। अच्छा, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी है इसलिए भी, और प्लस उसमें मिड डे मील का तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि वहाँ पे गरीब बच्चों को, जो गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको मुफ्त खाना भी दिया जाता है। फिर आता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। अच्छा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या है? यहाँ पे आपको एक चीज़ तो ध्यान देनी है, वो ये कि देखिए तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे भाई, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, एलिमेंट्री, उसके बाद सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। सो बेसिकली आपके क्लास 1 से लेकर के यूकेजी से लेकर के आपके हायर एजुकेशन तक एमए बीएड जो आप लोग करते हैं, तो हर एक एज ग्रुप के लोग हो गए इसमें। अब हर एक एज ग्रुप का बंदा कहीं ना कहीं पे अपने आप का एडमिशन ले करके पढ़ाई कर रहा होगा, तो सरकार उसका डेटा कलेक्ट करती है और ये कंपेयर करके पता लगाती है कि हमारे देश में पॉपुलेशन अगर इतनी है तो कौन सी पॉपुलेशन, किस एज ग्रुप की पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे उसने अपना एडमिशन कराया हुआ है। इससे सरकार को एग्जैक्टली ये पता चल पाता है कि इस वक्त उसके हायर एजुकेशन में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन में कितने पढ़ रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी में कितना पढ़ रहा है, सेकेंडरी में कितना पढ़ रहा है। तो सरकार अपने उस हिसाब से पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकती है और ये भी पता लगा सकती है कि भाई जिस बच्चे ने सेकेंडरी एजुकेशन किया, हायर सेकेंडरी एजुकेशन किया, क्या उसने आगे चल करके जो है ये बीए एमए जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एनरोलमेंट करवाया है या नहीं। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाया जाता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। हर एक क्लास का आपने पता लगाया कि भाई कितने लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है किस क्या कहते हैं ये एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेक्स रेशो। सेक्स रेशो का मतलब एकदम सिंपल है कि पर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स की पॉपुलेशन है। ठीक है, उसको कहा जाएगा आपका सेक्स रेशो। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो एक मैंने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है, ठीक है, सोर्स भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है NFSHS। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पे जो सेक्स रेशो है वो अब इंडिया में काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है ओवरऑल। यहाँ पर अगर आप बात करें, देखिए अर्बन और रूरल एरिया दो चीज दिखाया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, तो इम्प्रूवमेंट हुआ, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि भाई सोचिए हम उस समाज से आते हैं जिस समाज में महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, अपने स्वतंत्र रूप से रहने की आज़ादी नहीं थी, और आज हम लोग उनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, समाज ने अपने आप को इस तरह से बनाया है, बदला है कि आज जो क्या कहते हैं फीमेल्स होती है वो पढ़ लिख पा रही है, अपने करियर में कुछ अच्छा कर पा रही है। अब तो फौज में भी लोग जाने लग गए, फाइटर जो है जेट्स उड़ाने जो है लगे हैं, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। उसके अलावा अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको NCERT से ही कुछ आपके फ़ोटोज़ लिए हुए हैं आपको ये समझाने के लिए कि भाई जो हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस किया है वो आपको रियली में क्या दिखता है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ है कि थोड़ा NCERT ने अभी ये डेटा अपडेट नहीं किया है, तो वो एज इट इज़ जो बुक में दिया हुआ था मैंने आप यहाँ पे आपको वही ले लिया है। ठीक, तो देखिए सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट्स। तो अच्छा, ये इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का ये डेटा है। अच्छा, ये वाला तो थोड़ा खैर लेटेस्ट है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे दी हुई है 2018-19 में, वो कितनी दी हुई है, 2,36,147 रुपये, 2,36,147। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर प्रत्येक एवरी इंडिविजुअल हैज एन एवरेज इनकम अराउंड 2,36,147। नाउ वी कम टू दी बिहार। अब आप बिहार का देखिए, बहुत शॉकिंग है यहाँ पे, है ना।
बिहार में देखिए पर कैपिटा इनकम कितनी है, ओनली 40,982। इसका मतलब अगर आप कंपेयर करें हरियाणा और बिहार के लोगों के बीच में तो कितनी ज़्यादा इनकम डिस्पैरिटी है, कितना ज़्यादा इनकम का गैप है। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों कि आपके बिहार, बंगाल या यूपी के लोग काम की तलाश में इन जैसे बड़े और विकसित राज्यों में, स्टेट्स में जाते रहते हैं। यही एक कारण है, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों की पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा कम है, गरीबी है इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे एजुकेशन अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ उत्तर प्रदेश का डेटा। अच्छा, यहाँ पे देखिए लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात करी हुई है, जहाँ पे आपको मेल 76% जो है एजुकेटेड मिलेंगे, फीमेल 54%। फिर उसके बाद जो एज ग्रुप है 10 से 14 साल के बच्चे, उसमें आपको 90% मेल एजुकेटेड मिलेंगे, 87% फीमेल मिलेंगी। तो ओवरऑल कहने का आप देखेंगे, एक चीज़ नोटिस करेंगे, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है अगर हम इसको नेशनल एवरेज से अगर कैलकुलेट करें तो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है इसका मतलब यूपी में। उसके बाद आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑन हरियाणा, केरला, बिहार। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या किया हुआ देखिए, कंपैरिजन एक यहाँ पे किया हुआ है कौन कौन से स्टेट्स लेकर के, हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भैया ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा में कितना है 30, केरला में कितना है 7। केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 7 बच्चों, ये बहुत ही अच्छा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैं कहूँगा। क्यों? प्रत्येक 1000 बच्चे अगर वहाँ पे पैदा होते हैं तो मात्र 7 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब ये पता चलता है हमें कि केरला में हेल्थ फैसिलिटीज़ एकदम टॉप क्वालिटी की है। और थैंक्स कहना चाहिए हमें वहाँ की जो है स्टेट गवर्नमेंट को, जो इतना सीरियसली अपने हेल्थ सेक्टर को ले करके काम कर रही है। उसके बाद आता है आपका बिहार। बिहार में 32% जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, उसके बाद आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट देखिए, जैसा कि हम सबको पता है केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं जो कि 94% है, बिहार में 62 और हरियाणा में 82। अच्छा, नेट अटेंडेंस रेशो की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गैप है। बिहार में 43% पे आ रहा है नेट अटेंडेंस रेशो स्कूल जाने वाले बच्चों की। ठीक है, जो कि 14 से 15 साल की उम्र के लोग हैं। और सबसे ज़्यादा केरला में है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं वो केरला में ले रहे हैं, इसीलिए देखिए उनका लिटरेसी रेट 94% है। फिर आता है हमारा 30 नंबर पे हरियाणा। तो बेसिकली बस आपको डेटा से मैं समझाना चाहता था कि किस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद आता है आपका परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी करके आता है। अच्छा, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब सिंपल है बच्चों। देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ दिया हुआ है, एक आप इस वो फोटो पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड एग्स इन करेंसी 1। मान लीजिए कोई जो आप मैकालू टिक्की खाते हैं, ठीक है, मैकडोनल्ड्स में बर्गर, वो जा करके वहाँ पे बर्गर खाते हैं, उसका दाम अगर 40 रुपया है, मैंने अभी एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए खाए हुए, है ना, तो मुझे कंफर्म नहीं है, बट चलिए ठीक है, ऑन एन एवरेज मैंने मान लिया है कि 40 रुपये अगर मैकालू टिक्की इंडिया में मिलता है। ठीक, उसके बाद आप कॉस्ट ऑफ गुड एग्स इन करेंसी 2। वैसे अगर किसी और कंट्री की बात करें तो सेम मैकालू टिक्की वहाँ पे कितने रुपए का मिल रहा है, तो मान लीजिए भैया हम अमेरिका की बात कर लेते हैं, वहाँ पे $5 में मिल रहा है अगर। ठीक, तो $5 अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो अब तो खैर 75 के आसपास हो गया है। तो इसको जो आप डिवाइड करके जो आपका नंबर निकल करके आएगा वो परचेजिंग पावर पैरिटी का जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेम अमाउंट दे करके आप वो चीज़ इंडिया में कितने रुपए का खरीद पा रहे हैं, और वही जो इंडियन करेंसी को अगर आप कंपेयर करें दूसरी कंट्री से, वहाँ पे आप कितना अमाउंट खरीद पा रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, वो आपका परचेसिंग पावर पैरिटी कहलाएगा। फिर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो। सिंपल, आप कितने साल की उम्र तक जीने का एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं किसी भी कंट्री में। तो कहने का मतलब, अब
ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में जो अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है वो करीब 72 ईयर के आसपास तक पहुंच गई है। ये थोड़ा डेटा 2020 का है, पर अभी जो है 72 ईयर्स तक ऑन एन एवरेज इंडिया में जो लोग हैं जिंदा रहते हैं। ठीक है। हाँ, एक बार मेरे क्लास में बच्चे ने कहा था कि सर हमारे जो पूर्वज लोग होते थे, दादाजी लोग, वो काफ़ी ज़्यादा जीते थे, तो उस हिसाब से तो ये कम हो गया। पर बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम क्या देख रहे हैं ना, ऑन एन एवरेज। ठीक है। तो पहले क्या होता था, मान लीजिए अगर कोई बीमार हो गया, तो कोई बीमार होने के बाद हमारे पास इतनी अच्छी एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी जिसकी वजह से हम उसको बचा सकें। तो ऑन एन एवरेज क्या होता था कि लोगों की डेथ जल्दी हो जाया करती थी। हाँ, हमारे दादाजी जो आज हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं, वो उन अच्छे हष्ट-पुष्ट लोगों में से हैं जिनकी एज अभी तक यहाँ तक वो लोग आए हैं। ठीक है। तो भाई उनको देख करके आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारे पूर्वज ज़्यादा सालों तक जिंदा रहा करते थे। ठीक है। अच्छा, फिर आता है यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट दिया हुआ है, आप इसको समझिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का चार्ट। ठीक है। और ये एवरी ईयर जो है आपका कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, एडवांस। अच्छा, इसमें क्या क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ इंडेक्स, उसके बाद स्कूलिंग से आपको कंपेयर किया जाता है, स्कूल इंडेक्स, फिर उसके बाद क्या है, ग्रॉस पर कैपिटा, अब उसके बाद जीएनआई। तो कहने का मतलब जब आप किसी भी कंट्री में वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा हो रहा है तो उसके बेसिस पे लोगों को रैंकिंग दी जाती है। तो बच्चों उस बेसिस पे क्या हुआ है कि हमारे इंडिया की जो रैंक है वो 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़ जो है रिपोर्ट करी गई है। 2021-22 का जो डेटा रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है। तो ये एक्चुअली अच्छी बात नहीं है। रैंकिंग में ज़्यादा नंबर होने का मतलब ये है कि हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतनी अच्छी नहीं है। तो कहने का मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर आता है आपका जो बुक का लास्ट टॉपिक है वो है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो बच्चों डेवलपमेंट हमने जाना, डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाएगा ताकि हम डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट नेशंस को कंपेयर कर सकें और वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक कर सकें कि वहाँ पे डेवलपमेंट किस प्रकार का हो रहा है। अब आता है अगला पब्लिक फैसिलिटीज़। अच्छा, पब्लिक फैसिलिटीज़ वेरी सिंपल, वो सारी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करा रही है आपके ही टैक्स के मनी से, तो वो आपकी पब्लिक फैसिलिटीज़ में काउंट की जाती है। तो बहुत ही सिंपल है, बेसिक एजुकेशन जो आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में मिल रही है, उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, ये मैंने आपको थोड़ा यहाँ पे चार्ट दिया हुआ बच्चों, आप उसको देख सकते हो कि आपके बॉडी मास इंडेक्स आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। आप सिंपली गूगल पे सर्च करके आप यहाँ पे जान सकते हो, आपको बॉडी मास इंडेक्स का एक कैलकुलेटर मिलेगा, वहाँ पे आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। फिर पब्लिक बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अच्छा जी, मतलब वही सारे स्कूल, हॉस्पिटल्स और जो वैक्सीनेशंस आपको जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो सब कुछ आपका यहाँ पे आता है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में। फिर आता है यहाँ पे राइस, व्हीट, पल्सेस। अच्छा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, आपको बच्चों का याद होगा क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था पीडीएस के बारे में, राइट। तो पीडीएस क्या था, जो आपके राशन की दुकान होती हैं गांव में, ठीक है, जिसके द्वारा जो बीपीएल और जो बीपीएल से थोड़ा सा अबव रहते हैं, है ना, अबव पॉवर्टी लाइन, उनको जो है ये दिया जाता है अनाज, है ना, वो दिया जाता है राशन की दुकान के थ्रू, राइट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू तो उनको व्हीट, राइस, पल्सेस वगैरह दी जाती हैं। अच्छा, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रेलवे हो गई, वाटर फैसिलिटी हो गई, डिफरेंट ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू दी ऑल इंडियंस ऑफ दी ऑल पीपल्स ऑफ द इंडिया। ठीक है। तो ये हो गया सिंपल आपका पब्लिक फैसिलिटीज। अच्छा, फिर एक आपका यहाँ टॉपिक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों ये बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ है ना, और दुनिया आज इसके बारे में बात कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एकदम आसान भाषा में मैं ये कहूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब है कि भैया आप ऐसा विकास करिए, एक ऐसा डेवलपमेंट करिए कि आपकी आज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और आप जो रिसोर्सेज मौजूद हैं हमारे आसपास
उन रिसोर्सेज को आप फ्यूचर के लिए भी बचा सकें, और साथ ही साथ आप अपने इन्वायरमेंट को नुकसान भी बिल्कुल ना पहुंचाएं। अगर आप इस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इस तरीके के डेवलपमेंट को वी कॉल इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सिंपल। तो इधर मैंने चार्ट के थ्रू आपको ये देखिए यहाँ पे क्लियर समझाने की कोशिश की है कि भैया आपकी इकोनॉमी भी चलती रहे, आपका इन्वायरमेंट भी सेफ रहे, और आपकी सोशल कम्युनिटी, आपका समाज भी अच्छे से फलता फूलता रहे। इन सब के कॉम्बिनेशन को मिला करके अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या बोलती है कि ये मैंने बहुत ही कंसेप्ट बेस पे आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर आपका इन्वायरमेंट सेफ है तो सोसाइटी सेफ रहेगी, उसके बाद आपकी इकोनॉमी सेफ रहेगी। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमी को बचा लें तो आप सब कुछ बचा सकते हैं, मतलब आप सोसाइटी भी बचा लेंगे, इन्वायरमेंट भी बचा लेंगे। जी बिल्कुल नहीं, पहले आपको बचाना पड़ेगा इन्वायरमेंट, उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद इकोनॉमी। ठीक है, वेरी सिंपल।